वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आज हम बात करेंगे कुंभ मेला के दौरान हरिद्वार आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए प्राइवेट लैब के जरिए की गई कोरोना जांच अब सवालों के घेरे में है। माना जा रहा है कि इस प्राइवेट लैब के द्वारा बहुत सारा फर्जीवाड़ा किया गया है और प्रशासन को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए आवाज़ उठ रही है। कोरोना संकट को देखते हुए भी ये बहुत संगीन मामला है। इसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र रावत जी ने उन्होंने जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इसमें जांच होनी चाहिए और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। इसी पर आज हम चर्चा को खास बनाएंगे। उससे पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। धर्म नगरी में लोगों के साथ क्या ऐसा खिलवाड़ भी हो सकता है? हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। इस मामले के उठने पर अब आईसीएमआर के निर्देश पर हरिद्वार के जिलाधिकारी ने कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए अधिकारियों की समिति बना दी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में भी ये बात सामने आई है कि एक निजी लैब ने टेस्टों की ज्यादा संख्या दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा करके टेस्ट किए। जब एक तरफ लोग कोरोना की महामारी के संकट से जूझ रहे थे तो दूसरी तरफ इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा था। आइए इस पूरे मामले को समझे। हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की एक प्राइवेट लैब द्वारा कोरोना जांच कराई गई थी। इस प्राइवेट लैब ने फर्जी तरीके से श्रद्धालुओं की जांच कर कुंभ मेला प्रशासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। इसके जरिए एक ही फोन नंबर को कई श्रद्धालुओं की जांच रिपोर्ट में डाला गया और कई जांच रिपोर्ट में एक ही आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया। वहीं एक ही घर से सैकड़ों लोगों की कोरोना रिपोर्ट दिए जाने का मामला सामने आया है। इतना भर नहीं, एक और मामले में तो इस प्राइवेट लैब ने पंजाब के एक युवक को कोरोना की जांच रिपोर्ट भी भेज दी, जबकि वो कुंभ में आया ही नहीं था। प्राइवेट लैब के जरिए उसके मोबाइल में कोरोना पॉजिटिव का मैसेज भेजा गया। उस युवक ने इस मामले की शिकायत आईसीएमआर में की। इस शिकायत के आधार पर आईसीएमआर ने जाँच के निर्देश दिए थे। इस मामले के सामने आने से सब चौंक गए हैं। ये मामला काफी गंभीर है। शासन प्रशासन को इसकी पूरी तह में जाना होगा। कोरोना संकट के समय भी कुछ लोग इस तरह का खतरनाक खेल कर सकते हैं। प्राइवेट लैब के जरिए कोरोना जांच अब सवालों के घेरे में है। इस मामले के सामने आने के बाद अब हरिद्वार कुंभ 2021 के दौरान कुंभ मेला अधिकारी स्वास्थ्य का पद संभालने वाले डॉक्टर सेंगर का कहना है ये प्राइवेट लैब पैनलबद्ध थी। इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी के जरिए जाँच की जा रही है। इसके बाद ही प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी, वरिष्ठ कोषाध्यक्ष और जिला विकास अधिकारी, इन तीनों अधिकारियों की जांच समिति बनाई गई है। अनियमितता पाए जाने पर दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले में सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि ये मामला उनके सीएम बनने से पहले का है। इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिप्पणी की है कि ये घोटाला नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। ये केवल एक आर्थिक घोटाला नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भूपेंद्र कुमार जी हैं, समाज सेवी हैं हरिद्वार से। हमारे साथ बाबा हट योगी जी हैं हरिद्वार से, बड़े संत हैं और बड़ा तीखा बोलते हैं, साफ बोलते हैं। हमारे साथ किशोर उपाध्याय जी जुड़ेंगे और अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भगीरथ शर्मा जी भी हैं। और हमारे साथ एक खास मेहमान सादाब शम्स जी हैं, लगातार पक्ष रखते हैं, बड़ा हम कहेंगे सदा हुआ बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अखाड़ा परिषद से हमारे साथ बाबा हट योगी जी हैं। आपसे मैं बाबा जी आपसे एक सवाल ले रहा हूं कि जिस तरह से जांच कोरोना की हुई है, एक तो कहा गया कि कोरोना के कारण जो कुंभ कम हुआ, लेकिन जितना भी कुंभ हुआ उससे स्प्रेड हुआ कोरोना। लेकिन यहां तो चीजें कुछ और ही आ रही हैं। यहां तो दिख रहा है कि कुंभ को जो सुपर स्प्रेडर माना गया कि यहां से बहुत ज्यादा फैला, उसके कारण कुछ और ही है। जब जांच में इतना बड़ा घोटाला है तो क्या कहेंगे आप? कैसे देखते हैं बाबा जी इस बात को? मुझे लगता है बाबा हट योगी जी से बात नहीं हो पा रही है। मैं भूपेंद्र जी, क्योंकि आप हरिद्वार ही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी भी हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि कोरोना के कारण जो कुंभ हुआ वो एक तो कम हुआ और उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए।
इतने बड़े बड़े अधिकारी वहाँ हैं, कुंभ मेला अधिकारी हैं, उसके नीचे बहुत सारे अधिकारी हैं, लगातार उन सबकी ताकत भी बड़ी बड़ी है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि जिस कुंभ के ऊपर सवाल उठे कि ये सुपर स्प्रेडर है, कुंभ के कारण कोरोना फैला, तो अब जो जांच में तथ्य आए हैं इसे लेकर आप क्या कहेंगे, किसे दोषी मानेंगे? भूपेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे लगता है भूपेंद्र जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। भूपेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, मुझे आवाज आ रही है। जी भूपेंद्र जी, क्या कहेंगे आप इस प्रकरण पर, कैसे देखते हैं इसे? सीधा सीधा जो है, जो अधिकारी हैं, जो भी संबंधित लोग हैं, मैं माननीय सीएम महोदय से और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उन पर पहले तो तत्काल उन्हें निलंबित किया जाए और उन पर किसी की जान से खिलवाड़ करना, लोगों की आस्था का पर्व कुंभ जिसमें हजारों लाखों स्पीकर ऑन कर रखा है, शायद उस कारण आपकी आवाज डबल आ रही है। तो आप भूपेंद्र जी पहले अपना वहां पे स्पीकर बंद कीजिए मोबाइल का, जो आपकी आवाज जरा सही से सुनाई दे। मैं शादाब भाई, क्योंकि भूपेंद्र जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। शादाब भाई, क्योंकि लगातार बहुत सारी बातें इस बार आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आपके सामने भी हैं, आप भी बेबाक बोलते हैं, बहुत सारी चीजों को स्वीकारते भी हैं। इस तरह का ये एक अलग तरीके का मामला सामने आया है, आपके भी सामने है, रिपोर्ट भी आज दर्ज हुई है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छी बात तो एक और इसमें ये हुई है कि जहां का एड्रेस था वहां कुछ है ही नहीं। इससे अच्छी क्या बात होगी कि ऐसी कंपनियों को काम दे दिया कि जिनका एड्रेस भी पुख्ता नहीं है कि वो है या नहीं है। शादाब भाई, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर आप? देखिए गोस्वामी जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने इस मुद्दे को उठाया है। ये आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों की ज़िंदगियों का मामला है, और अगर इस तरह का हरकत कोई भी करता है तो किसी भी कीमत पे उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि कोरोना में जब ये मामला सामने आया, पंजाब से एक व्यक्ति ने आवाज़ उठाई, तो हमें लगता है कि जिस दिन ये आवाज़ उठी उस दिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि पंजाब की सरकार ने इस बात को नहीं सुना। लेकिन उत्तराखंड की सरकार तक जैसे ही कानों तक ये बात पहुंची तो उत्तराखंड सरकार ने तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया और एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने जांच में पाया, अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार सरकार पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में चली और आज तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में एक ईमानदार सरकार चल रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि किसी कीमत पर भी कहीं पर अगर ज़रा सा भी घोटाला होगा तो हम किसी भी घोटालेबाज को बख्शेंगे नहीं। और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ईमानदारी के साथ ये घोटाला पकड़ा किसने? ये घोटाला पकड़ने वाले भी तो हमारी सरकार है। हमने पकड़ा ना, हमने कहा एक प्राइवेट कंपनी अगर ऐसा करेगी तो हम किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं जो इस तरह का घोटाला अगर करेगा तो। और जिलाधिकारी के नेतृत्व में, सीएमओ के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है जो इसकी। शादाब भाई, एक सवाल आपसे यही ले रहा हूँ। बिल्कुल ये अच्छी बात है कि आप लोग कह रहे हैं कि घोटाला हुआ, उसे पकड़ा भी आप लोगों ने, सब कुछ है। जब घोटाला हुआ तब पकड़ने की अब स्थिति, जो चीज है ही नहीं, आप किन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके एड्रेस आप लोगों के पास तक नहीं है? आप किन लोगों के लिए कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं जहां पर जो एड्रेस दिए गए हैं, कहीं पे आपने देखा है ना, कहीं पे किसी दूसरी फैक्ट्री चल रही है, कहीं तीसरी फैक्ट्री चल रही है, उनका तो कुछ नामो निशान ही नहीं है। वो लोग तो गए, आप लोगों को करोड़ों का चूना लगाकर वो लोग गए। अब बात ये होती है कि सरकार, बात सारी की सारी बातें, मैं एक चीज देख रहा हूं शादाब जी, इस बात से शायद मेरे और साथीगण सहमत होंगे या नहीं, लेकिन जब भी किसी घोटाले की बात होती है, जब भी किसी इस तरीके के चीजों की बात होती है, जब श्रेय लेने की बात होती है तो अधिकारी सामने आ जाते हैं कि ये हमारी प्लानिंग है, हमारी चीजें हैं। अब घोटाला हुआ तो वो अधिकारी कहां हैं जो सब लोग थे? इतना बड़ा पूरा स्टाफ वहां पे बना के रखा हुआ था, उनकी जांच करने की बात क्यों नहीं की जा रही?
ये एक बहुत बड़ा विषय है। हर चीज में मुख्यमंत्रियों को, सरकारों को घसीट लेना कि उनका है, इस चीज के लिए तो सोचना आप लोगों को भी है और सोचना उन अधिकारियों को भी है जो वहां पे थे और जिनके हम कहेंगे कार्यकाल में इस तरीके की एक बहुत बड़ी चूक हुई है। शादाब जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमने कहा कि पहले तो एक प्राइवेट कंपनी को ये काम दिया गया था, उस कंपनी को तो एफआईआर करा के उसके कुछ लोगों को जेल में भी भेज दिया गया है। लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूं, कोई भी अधिकारी इस मामले में संलिप्त पाया जाएगा, कोई भी नेता इस मामले में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति, ये हमें संस्कारों में मिला है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं कि कहीं भी कोई सरकार अगर काम करती है तो हम ये मानते हैं कि किसी कीमत पर भी अगर कोई दोषी, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, एक पार्टी है जो अपने भ्रष्टाचारियों को बचाती है, एक पार्टी है जो अपने यहाँ किए गए भ्रष्टाचार के काम में जो भी दोषी होता है उसे सजा देती है, उसे जेल भेजती है, कड़ी कार्रवाई करती है। ये फर्क होता है पुरानी सरकारों में और इस सरकार में। जो कांग्रेस की सरकारें होती है उसमें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फर्क है और वो दिखता है। हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पहले भी हुए कांग्रेस की सरकारों में भी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हमारी सरकार में अगर भ्रष्टाचार होगा तो कार्रवाई भी होगी। तो शादाब भाई ये तो तय है ना, चूक हुई कि मेरी सरकार के अंदर जिस तरह से, ये तो मानोगे ना चूक हुई। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है, सामने दिख रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल ये स्वीकार्य है कि एक गलत कंपनी का चयन किया गया और अगर इसमें चयन में भी कोई साजिश हुई है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। चलिए मेरे साथ क्योंकि किशोर उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी ले लेते हैं। कांग्रेस ने आज बहुत सारे आरोप लगाए हैं और किशोर भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। हेलो हेलो जी किशोर भाई, आवाज आ रही है? अब आ रही है आपकी आवाज। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। अगर जी धन्यवाद। देखें किशोर भाई, लगातार हरिद्वार को लेकर बातें होती रही हैं, कुंभ को लेकर तो सवाल हमेशा खड़े होते हैं, लेकिन इस बार आज जिस तरह से रिपोर्ट दर्ज हुई है, एक तरीके का, एक अलग ही तरीके का घोटाला सामने आया है कि कंपनी ने काम लिया, उस कंपनी का कोई अता पता नहीं है, उसके अलावा फर्जी जांच कर दी गई। तो कोरोना फैलेगा क्यों नहीं? तो बहुत ज़्यादा फैलेगा फिर तो ऐसे में आप इस घोटाले को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? नहीं, जो हमारी सरकार है, मैं ये मानता हूं कि सरकार सबकी होती है, उसमें ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। चुनाव से पहले आप जो है वो राजनीतिक रूप में उसको ले सकते हैं, लेकिन जब लोग चुन लिए जाते हैं तो वो सबके होते हैं। और मुझे ये लगता है कि मेरी जो ये 4.25 साल की सरकार है, ये जो कोरोना का जो RT-PCR टेस्ट है वो तो छोड़िए, ये तो जो है गले गले आकंठ जो है, और अब तो नाक से भी ऊपर पानी आ गया है। जिस तरह के भ्रष्टाचार के कारनामे, इनके जो पहले राजा हरिश्चंद्र जैसे मुख्यमंत्री थे, अभी मैं वहीं से आ रहा हूं, जिस तरह से जो पुल बना वो टूट गया पहली बारिश में ही। अब देखिए लोगों की जिंदगी से जिस तरह से खिलवाड़ किया गया। कोरोना के कोविड-19 कितनी गंभीर बीमारी है और उसमें आपने पूरे के पूरे प्रदेश को, इस प्रदेश में 90% लोग ऐसे हैं कि जब से हमारे नए मुख्यमंत्री जी आए हैं जो खुद में तीर्थ हैं, तब से मेरे ख्याल से कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसने इस कोविड-19 का जो है दंश नहीं झेला। मेरे खुद बहनोई जो है, हम उनको एक वेंटिलेटर नहीं दिलवा पाए मुख्यमंत्री जी को कहने के बावजूद। और इस तरह से जब ये काम हुआ है हरिद्वार में और उससे पूरे प्रदेश में जिस तरह से कोरोना फैला है, वो ये अक्षम्य अपराध है, मानवता के प्रति अपराध है ये। और जो कह रहे हैं कि हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, सारे के सारे मैं गिनाने लगूंगा। एक तथ्य और मैं दे रहा हूं, पूरा का पूरा समय जो है इनके भ्रष्टाचार के जो अंडर टॉलरेंस है उस पर बीत जाएगा। एक और आपसे ले रहा हूं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया 1 अप्रैल को, वो आपके भी सामने रहा है, कि उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जो 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाएंगे। उसके बाद से
वहां पर जो स्थिति हुई हाई कोर्ट के आदेश के बाद, जो 1 अप्रैल को हाई कोर्ट ने सख्त हुआ, उसके बाद जो ये घोटाला हुआ, ये खाली आप देखेंगे 13 अप्रैल से और 16 मई के बीच में इतना बड़ा घोटाला कर दिया। इतने बड़े बड़े अधिकारी वहां हैं, इतने पूरा का पूरा एक कुंभ मेला पूरा प्राधिकरण तरीके का बनाया जाता है। उसके अंदर कुंभ मेला अधिकारी, फिर साथ में 4 और अपर कुंभ मेला अधिकारी, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। उसके बाद भी इतनी बड़ी चूक को खाली क्या सरकार का ही दोष है, खाली क्या मुख्यमंत्रियों के दोष हैं? उसे आप किसके लिए कहना चाहेंगे? क्यों वो लोग, हम कहेंगे कि जो कार्य कर रहे हैं, जो अधिकारी है, जिनको पावर दी गई है, क्यों नहीं देखा? क्या एक मुख्यमंत्री देखने जाएगा कि उस फैक्ट्री का एड्रेस, उस कंपनी का एड्रेस सही है या नहीं है? ये किसकी जिम्मेदारी है? उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं? जी नहीं मित्र, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, आपको याद होगा 2010 का वाकया भी, जबकि मैं उस समय तो सदन का सदस्य था, हमको जो है वो सदन के अंदर वेल में बैठना पड़ा भूख हड़ताल पे। जिस तरह से उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कुंभ में घोटाले किए थे, ये तो एक छोटी सी वानगी है। अगर पूरे के पूरे कुंभ प्रकरण की जांच कर दी जाए तो मुख्यमंत्री से लेकर के और चपरासी तक जितने लोग उस कुंभ में आयोजन में सम्मिलित हैं, वो सबके सब जो है जेल जाएंगे। इस तरह की स्थिति है। ये तो खाली एक प्रकरण इस मामले में आ गया कि एक LIC के एजेंट को एक जो है वो SMS मिल गया और वो जो है वायरल हो गया। नहीं तो वहां तो इस तरह की खान क्यों नहीं? मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए, चीफ सेक्रेटरी पर होनी चाहिए, मेलाधिकारी पर होनी चाहिए, DM पर होनी चाहिए, DG हेल्थ पर होनी चाहिए। और क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर खुद पिछले मुख्यमंत्री भी थे और ये मुख्यमंत्री भी हैं, तो इन दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इनमें जरा थोड़ा सा भी अपने कर्तव्य के प्रति अगर उनके मन में जरा भी थोड़ा सा निष्ठा है, तो उन दोनों उनको कम से कम वर्तमान मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि मेरी वजह से इतनी जानें यहाँ चली गई हैं, और अगर इस तरह की स्थिति नहीं होती तो बहुत सी जानें बच जाए। भगीरथ शर्मा जी, क्योंकि ये लगातार एक रहता है, मैं लगातार इस चीज को देखता रहा हूं कि बिना तथ्यों के बहुत सारी बातें सामने आती हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है, और उसी कड़ी में जो वास्तव में गुनहगार हैं वो अलग हो जाते हैं। फिर वो क्या है कि दूसरे पे डाल दिया जाता है कि फला मुख्यमंत्री था, अभी ये मुख्यमंत्री है, अभी ये मंत्री है, अभी ये ऐसा था। ये उत्तराखंड के साथ लगातार होता है। क्यों? क्योंकि राजनेताओं पर आरोप लगा देना बड़ा आसान काम है। भगीरथ शर्मा जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी चीजें लिखते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन जब उत्तराखंड के अंदर यह कहा जाता है कि भाई वास्तव में जो इतना सारा भारी भरकम स्टाफ दे रखा है, भारी भरकम उनको सुविधाएं दे रखी हैं, सारी चीजें दी हैं, हर चीज के अधिकार दिए हैं, पूरा समय दिया गया था, उसके बाद भी कोई व्यक्ति, एक भी राजनेता आपको ये बोलता नहीं दिखेगा कि हाँ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा क्यों? कैसे देखते हैं भगीरथ जी आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मेला अधिष्ठान बनता है और मेले की तैयारियां होती हैं, तो मेला अधिकारी से लेके मेला अधिकारी स्वास्थ्य और तमाम जो उसके प्रशासनिक पद हैं, उन पदों पर तैनाती पाने के लिए अधिकारियों में बाकायदा जो है लॉबिंग होती है। गड़बड़ तो वहां से है कि वो मेला अधिष्ठान में जिम्मेदार पदों पर हम लोग बैठ जाएं, ये प्रयास ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी होता है। अब सवाल उठता है कि वो क्यों इस इस्टेब्लिशमेंट में काम करने को उत्सुक होते हैं? तो खेल तो यहाँ से है। तो अब जब ये हुआ आपदा काल में, महामारी काल में, जब ये तय हुआ कि सीमित संख्या में लोगों को स्नान के लिए आने की अनुमति होगी और बाहरी राज्यों से जो भी लोग आएंगे उनको सीमा पर उनकी RT-PCR 72 घंटे पहले की होगी। अगर RT-PCR नहीं है तो जो हमारे मेला अधिष्ठान द्वारा जो प्रयोगशालाएं जो तय की गई थी, उनके लोग वहां पर उनका चेक करेंगे और नेगेटिव अवस्था में उनको यहाँ प्रवेश की अनुमति होगी। भगीरथ भाई, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। भगीरथ जी, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है। भूपेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? भूपेंद्र जी, जो आवाज मुझे डबल आ रही है, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी बोलिए भूपेंद्र जी, क्या कहेंगे आप इस तरीके की, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है?
मुझे आपकी आवाज डबल आ रही है। जी आपको मुझे मेरी साउंड क्लियर आ रही है? हाँ आ रही है, आप बताइए जी। बड़ा ही विचित्र स्थिति है कि हम आस्था का पर्व जो कुंभ है उसके साथ भी कैसे लोग हैं जो उसकी आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। और बड़ी शर्म की बात है कि जो लोग इस तरह का घिनौना काम कर कर पैसा कमाना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल, मैं बाबा हटयोगी जी, अगर नहीं, मैंने आपको स्पीकर नहीं किया बाबा। जी बाबा हटयोगी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी बाबा जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कुंभ को लेकर। आपने पहले भी बहुत सारे सवाल खड़े किए थे, बहुत सारी बातें आपने पहले भी उठाई थी। जी देखिए, मैं पहले तो उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि ये जो हमने जांच समिति बिठाई करी, अगर वो व्यक्ति इस तरह का मैसेज या नहीं भेजता जो कुंभ में आया ही नहीं था और जिसको पॉजिटिव दिखा दिया गया, ये जितना गड़बड़ घोटाला हुआ है ये सबसे बड़ा, क्योंकि जितने भी ये जो इस तरह के घोटाले होते हैं ना, बिना अधिकारियों की मिली भगत के घोटाले नहीं हो सकते। इसमें संलिप्तता इन लोगों की रहती है, तभी एक कंपनी को अधिकारी जो रहते हैं, कंपनी के कर्मचारी रहते हैं, उनका मनोबल बढ़ जाता है और ये सब कमीशन के खेल के ऊपर चलता है। इतनी बड़ी कोरोना महामारी जो विश्व को निगल रही है, ऐसी स्थिति में कुंभ जैसे महापर्व में भी इस तरह का एक लैब के द्वारा आरटीपीसीआर में इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला करना, मैं समझता हूं कि मानवता के लिए ये तो जिस तरह से मर्डर केस करते हैं 307 और 302 होते हैं, उसी श्रेणी में इसको लेना चाहिए, क्योंकि टाइम से लोगों को आरटीपीसीआर नकली भेजा गया, इधर उधर भेजा गया, जो व्यक्ति थे उनको दिया नहीं गया। मैं खुद इस बात का भुक्तभोगी हूँ, पता नहीं कौन सी कंपनी ने मेरे ना आश्रम में करवाया था। 17 अप्रैल को आरटीपीसीआर का हमने वो कैंप लगवा के पूरे आश्रम को और बाकी लोगों को करवाया, कहा कि 48 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्ट 5 दिन बड़ी मुश्किल से, मैं जब पीछे पड़ा तो 20 तारीख को कह दिया कि आप सब नेगेटिव है, आप सब किसी की पॉजिटिव नहीं है, और जब 21 तारीख को जो रिलीव करते हैं तो उसमें 5 पॉजिटिव दिखाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सामंजस्य, वो भी मैंने सरकार के अधिकारी से, यहाँ पर मेला अधिकारी से दबाव डलवाया, तब ये इस तरह की बात हुई। तो आम आदमी के साथ जिस तरह से इस तरह की कंपनियों ने खिलवाड़ किया, इनके ऊपर तो जांच नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर तो डायरेक्ट 302 के केस लगना चाहिए कि इन लोगों ने ऐसी महामारी में लापरवाही करी। और लापरवाही के साथ साथ, क्योंकि मैं समझता हूं कि कंपनी का, मैं पहले भी बोला है कि कंपनी के लोग ही नहीं, इसमें बाकी लोग भी सम्मिलित होंगे, जो कमीशन के चक्कर में जो इतना बड़ा खेल खेला गया है, उनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से बीजेपी अपने को पाक और साफ कहती है, और मैं भी मानता हूं कि जब इनमें मान लो बाकी सरकारों की बनिस्पत मतलब जो ये होता है तो जांच बिठाती, लेकिन उन पे एक्शन वास्तविक होना चाहिए, खाली जांचों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। नहीं बिल्कुल, जांच के बाद दोषी यही बाबा जी बात कर रहे हैं हम कि एक्शन होना चाहिए, और एक्शन खासकर उन अधिकारियों पे भी होना चाहिए, क्योंकि बातें घूमकर हम फिर कहेंगे। भगीरथ शर्मा जी, मेरी एक बात, क्योंकि आपकी आवाज उस टाइम सही नहीं आ रही थी भगीरथ जी, मेरी बात यही है कि राजनेताओं पर तो एक मिनट लगती है कह देना, आरोप लगा देने किसी पर भी, लेकिन जब बात ये होती है कि अब इस तरीके के प्रकरण में कौन दोषी? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जब मेला अधिष्ठान शुरू होता है तो वहां पर तैनाती के लिए अफसर लॉबिंग करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि प्रशासनिक उच्च पदों पर उनकी तैनाती कर दी जाए। तो पूरा प्रयास होता है
और जो सफल होते हैं उनकी तैनाती हो जाती है। जी। तो ये पहलू यहाँ से महत्वपूर्ण है कि वो क्यों कर वहाँ चाहते हैं। तो उसके बाद देखिए, जो लैब का जो चयन होता है, तमाम प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं, उनको फॉलो करना होता है। और कतिपय ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से ये भी दबाव हो सकता है कि फला कंपनी को या इसको ये काम दिया जाए, ये अधिकारियों पर दबाव होता है। नहीं, बिल्कुल भगीरथ जी, अगर ये दबाव भी होता है तो क्या अधिकारी का ये फर्ज है कि वो बिना जांच किए, बिना कुछ भी किए, जिसे चाहे उसे मनमर्जी से टेंडर दे दे? मैं वही कह रहा हूं कि अधिकारी की ये जिम्मेदारी होती है, दबाव के बावजूद उसको सारी जो टर्म्स होती हैं, कंडीशंस हैं, चूंकि ये मामला आपदा काल में लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला था और इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश में केवल लेबोरेटरी नहीं है। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि अब आप देखिए, ये 1 महीना या उससे कुछ दिन अधिक तक ये मामला चला, तो नियमित रूप से क्यों मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी? तो क्यों मेला जो अधिष्ठान है उसका अपना एक मेला अधिकारी है, उसके सहयोग के लिए 2-3 अपर मेला अधिकारी स्वास्थ्य थे, अन्य अधिकारी भी तैनात थे। तो उसकी नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी कि कौन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या फोन नंबर हैं, क्या आधार कार्ड नंबर है। अगर ये नियमित उसकी मॉनिटरिंग हो रही होती तो ये पहले ही दिन ये मामला पकड़ा जाता और इतना बड़ा खिलवाड़ जनजीवन से, उनके स्वास्थ्य से नहीं होता। आपने देखा होगा जब मेला संपन्न हुआ और जो प्रतीकात्मक स्नान भी हुए, उसके बाद उत्तराखंड में कोरोना ने जिस तरह जो तांडव मचाया है और हजारों लोग जो है असमय मौत का ग्रास बने, कई बच्चे अनाथ हो गए, उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, आपने भी अपनों को खोया है। तो इनको जो है ये शर्म आनी चाहिए। बेशर्म व्यवस्था का ये परिणाम है। मैं ये समझता हूँ कि लैब पर केवल ये जांच भी किसको दे दी? जो बिल्ली दूध की चोरी करके जो पी गई, वही लोग जांच कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। तो ये तो एक तो निष्पक्ष जांच की व्यवस्था हो उच्च स्तरीय, और जिन लोगों जो लोग इसमें शामिल हैं, मतलब लैब के अलावा, आपने देखा होगा अभी विगत दिनों कई मामले ऐसे आए जो लैब के कर्मचारी थे, वो पैसा लेकर के नेगेटिव रिपोर्ट पकड़ा रहे थे और एंटीजन रिपोर्ट, और लोग जो है धड़ाधड़ बाहरी राज्यों से जो लोग आए और हमारे पर्यटन गंतव्यों की ओर बढ़ रहे थे, ऐसे मामले भी हुए हैं। तो ये व्यापक जांच का विषय है और मुझे लगता है कि इसमें सिस्टम के लोग जरूर शामिल हैं। आपने सही कहा कि राजनीतिक लोगों पर आरोप लगाना आसान होता है। राजनीतिक लोगों का ये होता है कि उनका मार्गदर्शन होता है कि हमें ये व्यवस्था चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था बनाने वाले लोग थे तो वो कहीं न कहीं चूक हुई है। क्यों मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी प्रतिदिन, और क्यों इस तरह छूट दी गई लेबोरेटरी के लोगों को, क्यों उन्होंने वो ऐसा करने में वो सफल हुए, क्यों जनता के पैसे की लूट मचाने के लिए इस तरह तमाम इसको जो है इग्नोर किया गया। बड़ा गंभीर विषय है। और इसी पे हम एक बार शादाब साहब से भी जानेंगे, उससे पहले क्योंकि बातें बहुत सारी हैं। शादाब भाई, इसके ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम यजमान, 7वां फेरा तो लो। 7 नहीं 15। ये तो होना ही था, क्योंकि नया टीवीएस स्पोर्ट ETFI टेक्नोलॉजी के साथ देता है 15% ज्यादा माइलेज। टीवीएस स्पोर्ट, माइलेज का बाप। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली? विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम
आगरा का ताज। अब होगी यूपी के हर गांव की बात, हर शहर की बात। मेरा यूपी, मेरी शान। देखिए नेटवर्क 10 पर यूपी लाइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हरिद्वार कुंभ को लेकर। जिस तरीके के घोटाले सामने आए हैं उसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं शादाब भाई आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी बातें किशोर उपाध्याय जी ने भी लगाई है, बहुत सारी बातें भगीरथ शर्मा जी ने भी की है, बाबा हट योगी जी ने भी बहुत कुछ कहा है। और ये वास्तविकता है कि जिस कोरोना के कारण कुंभ सीमित कर दिया गया था और संत समाज ने एक बहुत बड़ा सहयोग सरकार को दिया था और लगातार सहयोग करते रहे, उसके बाद भी किसी भी प्रकार की ना तो कोई वहाँ पे कमी रही कि कोई ऐसी आफत आई हो कि वहाँ से संत समाज का कोई प्रेशर रहा हो कि लोग आने ही चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन कोरोना की जांच को लेकर जहाँ पूरे देश में ये मैसेज गया कि जो कुंभ है इतना सीमित होने के बाद भी सुपर स्प्रेडर कहा गया है, ऐसी बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाए कि यहीं से कुंभ गया है, तो उसके अंदर जो सुपर स्प्रेडर है, जो एक बड़ा कि व्यापक तरीके से यहाँ से फैला, तो अब जो दोष है वो किसे दिया जाए? क्योंकि कुंभ को भी एक तरीके से सवालिया निशान लगाए गए, उस सवालों को घेरे में कर दिया गया और दोषी जो हैं वो लोग आप देखिए, ये एक ऐसी मिली भगत है। और मैं फिर यही कहूँगा शादाब भाई की राजनेताओं पर आरोप लगा देना, राजनीतिक आदमी पर लगा देना बहुत आसान, बहुत छोटा सा काम है कि लगा दिया जाए, लेकिन जब इतनी बड़ी व्यवस्थाएं थी तो क्यों इतने दिनों में? आप ये देखिए कि 1 अप्रैल को हाई कोर्ट ने कहा, उसके बाद 13 दिन का समय मिला, उन 13 दिनों में भी कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं बदली। उन 13 दिनों में भी अधिकारियों ने ये नहीं सोचा कि जाकर हम जो कंपनियां RT-PCR जैसे कह रहे हैं उनके साथ क्या करना है। तो इसी एक छोटे से पीरियड में अगर हम इसे 13 अप्रैल और मई का जो पीरियड है इसे ना देखें और ये पहले से होता, ये जनवरी फरवरी या मार्च से होता, तो कितना बड़ा घोटाला होता। ये तो इतने छोटे से पीरियड में इतना बड़ा घोटाला हो गया। और जो दोषियों पर कार्रवाई न होने की बात हो रही है, जो बात एक देखिए जी शादाब भाई बोलिए। जी देखिए संजय भाई मैं पहली बार तो किशोर दा को नहीं सुन पाया कि उन्होंने क्या कहा, डबल आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसमें जो मेला अधिष्ठान में जो भी कहीं घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, RT-PCR टेस्ट में जो लापरवाही एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे देखी गई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूरे पैनल को विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें सज़ा भी ऐतिहासिक मिलेगी। ये हमारे साधु संत महात्माओं की जान से खिलवाड़ है। बिल्कुल हट योगी जी ने जो कहा, मैं किसी कीमत पे, ये एक भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार है, 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है। हम किसी का भ्रष्टाचार को, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि अगर किसी के बच्चे से कोई पाप हो जाए तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक अपने बच्चे को संरक्षण देते हैं, दूसरा अपने बच्चे को डांटते हैं, डपटते हैं, सजा देते हैं, और कुछ लोग बहुत सख्त सजा देते हैं कि दोबारा बच्चा ऐसी गलती ना करे। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे में यह बात है कि अगर हमारे यहाँ कोई गलती होती है, कोई ये तो पाप हुआ है, तो वहां सजा भी ऐसी दी जाती है कि भविष्य में भी लोग याद रखें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई बार राजनेताओं पे प्रश्न उठ जाता है और जो संबंधित अधिकारी होते हैं वो चुपचाप से निकल जाते हैं, जबकि पूरा खेल उन अधिकारियों का नाक के नीचे से होता है, उनका भी कोई जिम्मेदारी होती है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, तमाम पैनल को, विपक्ष के से
किशोर उपाध्याय जी को, संत समाज को कि जो जांच आप कहेंगे उस जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से तैयार है। एक दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी कीमत पे नहीं बख्शेंगे। लोगों की जिंदगियों का सवाल था। ऐसे वक्त में जब हमने आपको देवदूत समझा, जब हमने आपके ऊपर विश्वास किया कि आप पूरी ईमानदारी बरतेंगे, उत्तराखंड की सरकार ने जब यह तय किया कि बिना RT-PCR टेस्ट के किसी को आने नहीं दिया जाएगा, अगर आप कोई फर्जी रिपोर्ट बना के लेके आता है तो हम क्या करेंगे? नोटबंदी की, वहां बैंक अधिकारी कुछ गड़बड़ कर गए, हम सब लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं पलीता लगा। तो इन अधिकारियों के खिलाफ कैसे सख्त कार्रवाई की जाए, इस बार हम आपको जरूर दिखाएंगे। और मैं एक बात और आपको बता दूं संजय भाई जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपनी इसी चरित्र के लिए जानी जाती है। अगर जिसने भी भ्रष्टाचार किया होगा, मैं कह रहा हूं अगर सजा 10 होगी ना, 10 कोड़ों की सजा होगी तो 100 कोड़े लगेंगे, क्योंकि ये मेरे संत महात्माओं की और आस्था के कुंभ के ऊपर आपने ये कुठाराघात किया है, ये माफी के काबिल ये सजा नहीं होगी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मेरी तीरथ सिंह रावत जी से बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है किसी भी कीमत पर जो भी दोषी अधिकारी इस मामले में होगा किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और किसी कीमत पर भी कोई भी व्यक्ति, कोई अधिकारी ये सोचे कि मैं बड़ा अधिकारी हूं, मैं शायद इससे बच जाऊंगा, जिस जांच के लिए विपक्ष बैठ के साथ में तमाम लोग बैठ के कहेंगे, हम उस जांच के लिए चलने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे दामन पे न पिछली सरकारों में कभी दाग आया न इस सरकार में दाग आएगा। हम बड़े ईमानदारी के साथ चलने वाले लोग हैं और यही हमारा पहचान होती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने चाल, चरित्र और चेहरे के लिए जाने जाते हैं। अगर हमारा चेहरा दागी हो गया तो हमें ऐसी राजनीति नहीं करनी, हम किनारे बैठ जाएंगे। हम सत्ता के पीछे भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम नहीं करते, हम सत्ता की आड़ में कुछ सेटिंग गेटिंग का काम नहीं करते। जिसने चोरी की होगी, जो इसका जिम्मेदार होगा, जो दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं। बिल्कुल किशोर भाई, बहुत सारी बातें शादाब शम्स जी ने बोली, आपको भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर मैं एक बात यही बोलूँगा, क्योंकि बात यहाँ बहुत बड़ी है, ये कुंभ को लेकर किशोर भाई लगातार सवाल रहे हैं। नहीं संजय भाई, लेट मी क्लेरिफाई। मुझे फिर अगली बार से आप ऐसा करिए कि मैं कोई डिबेट आपके उसमें मैं शामिल ना हूं। नहीं, मैं तो आप ही को बोलने के लिए बोल रहा हूं। हाँ, पहली बात यह है कि आप भारतीय संविधान और जो अधिकारी और मंत्री और उनके बीच में जो काम का बंटवारा है, आप इस जो बहस है इसको डिरेल न करें जी। आप बार बार अधिकारी का नाम मत लीजिए, सीधे जो है, नहीं तो मंत्री परिषद का जो है कोई औचित्य नहीं रह जाता है, फिर मुख्यमंत्री का कोई औचित्य नहीं है। और ये जिम्मेदारी उस मंत्री की है जो इस विभाग का मंत्री था, पहली बात ये है। और हठयोगी जी को मेरी तरफ से, श्रद्धेय हठयोगी जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, उन्होंने बहुत बेबाकी से सारी बातें कही हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्र में लोग गए कुंभ मेले से, और उसके बाद जिस तरह से वहां कोरोना फैला है, लोगों के परिवार तबाह हो गए। 27 साल का हमारा जो है वो नौजवान चला गया, इकलौता बेटा चला गया, इकलौती बच्ची चली गई। इसको इतनी आसानी से जो है हम लोग समाप्त कर लेंगे कि अधिकारियों की जिम्मेदारी थी। मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, या किस विभाग का जो भी मंत्री था वो क्या कर रहा था? वो भराई सैंड खेल रहे थे, वो मुख्यमंत्री का खेल खेल रहे थे, और किया उसमें कुछ नहीं। पहले तो यहाँ पर हठयोगी जी बैठे हुए हैं, 1 साल पहले आपको कुंभ करवाने की क्या जरूरत थी? वो तो 22 में होना था, और उसके बाद आपने कोई तैयारी नहीं की उसके लिए। और उसके बाद आप जो RT-PCR के, अभी शादाब साहब का मैंने लंबा भाषण सुना, उसमें जो आप RT-PCR की बात कर रहे हैं, वो तो हाईकोर्ट ने कहा, आपने क्या किया उसमें? उसके बाद तो जो आपके मुख्यमंत्री आए और उन्होंने कहा कि नहीं किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो चाहे सो आ जाए। तो इसलिए जिम्मेदारी को फिक्स करिए संजय भाई, ये मत कहिए कि अधिकारी की क्या जिम्मेदारी है। संविधान के बिल्कुल किशोर भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि उन्हें क्यों छोड़ा जाएगा, जो लोग जिम्मेदार हैं। यही बात तो कह रहे हैं कि एक ही जने को क्यों लपेटने की बात होती है। जिम्मेदार आप भी उसी राजनेताओं की तरफ को बात कर रहे हैं। अगर बात हो रही है तो राजनेता से अधिकारी तक सबकी बात होनी चाहिए, फिर उन्हें क्यों छोड़ा जाए? नहीं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, वो बताए कौन सा अधिकारी है। सबसे पहले तो
जो इस विभाग का मंत्री था उसको अपनी जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा देना चाहिए, सार्वजनिक जीवन से अपने को रिटायर कर देना चाहिए। लोगों की जिंदगी को आपने खतरे में डाल दिया है, पूरे उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है। कितने लोग मरे हैं। आप तो यहाँ देहरादून में हैं, आप टेहरी जाइए, उत्तरकाशी जाइए, लोहाघाट जाइए, पिथौरागढ़ जाइए। जो लोग गए हैं यहाँ से कुंभ मेले से, वो अपने साथ कोरोना का सारा भंडार लेकर के गए। तो ये जिम्मेदारी तो अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स करें ना, मुख्यमंत्री करें या माननीय मंत्री करें। आप अधिकारियों के ऊपर नहीं दोष डाल सकते। और अगर किसी कंपनी को किस किस के उसमें जो है वो सिफारिश लगी है कि इसको दो, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा विचार है कि आपने इतनी संजीदगी के साथ इस बहस को आयोजित किया है। मैं आपको साधुवाद देता हूं निरपक्षतेन को, लेकिन उसको ड्रेल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ड्रेल नहीं कर रहे हम तो मुद्दा सामने ला रहे हैं किशोर भाई, हम तो सामने ला रहे हैं कि लोग आकर बोले कि ये हुआ क्या। जो है राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, और जो अभी का मुख्यमंत्री है उसको कहना चाहिए था कि मैं अभी इस्तीफा दे रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं इसको पूरा नहीं कर पाया। शादाब भाई कुछ कह रहे हैं। शादाब जी बोलिए, किशोर भाई ने जो बताया है जांच एक क्यों ले रहे हैं? जी 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 मैं ये कह रहा था कि एक तो लगातार कांग्रेस लगातार कुंभ के पीछे पड़ी हुई थी। ये कांग्रेस की मुझे लगता है कि सनातन धर्म के खिलाफ, संत समाज के खिलाफ एक सोची समझी घटिया राजनीति थी। पहले उन्होंने कहा कुंभ एक कोरोना स्प्रेडर है, और कुंभ कोरोना स्प्रेडर है। अबे 1 मई का 13 मई से कुंभ स्टार्ट हो रहा है, 13 अप्रैल से, हाँ, और 1 अप्रैल से। सुनिए ना सर सुनिए ना। मैं तीरथ सिंह, अरे आपके सुनने ना, आप थोड़ी ना तय करेंगे आपको सुनना है कि नहीं सुनना है। किशोरदा आप तय नहीं करेंगे, सुनिए आपको सुनना पड़ेगा, आपको सच सुनना पड़ेगा। भाग थोड़ी जाएंगे, संत समाज के ऊपर आरोप लगा के भाग जाएंगे क्या आप सनातन धर्म के ऊपर आरोप लगा के भाग जाएंगे क्या? फितरत के अनुसार आप इसको जो है कम्युनल रूप नहीं दे सकते हो। लोगों के घर बर्बाद हो गए। आप तय नहीं करेंगे ना, आप तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे किशोरदा, आप तय नहीं करेंगे। सुनिए पहले, मैंने आपको बड़ी गंभीरता से सुना, सुनने का दम रखिए। आप लोगों की नालायकी की वजह से किशोरदा आपको बड़ी ईमानदारी से सुना, जरा सुनिए सबने अपनों को खोया है, सबने अपनों को खोया है, सबके अपने गए हैं, हमारे भी बहुत सारे लोग गए हैं, हमने भी अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को खोया है। ये नहीं है कि आप ही ने खोया है, लेकिन संत समाज को और कुंभ को टारगेट करने की आदत तो फितरत है आपकी। ये आज थोड़ी हुआ है, ये आज थोड़ी हुआ है। आप तो लगातार इससे पहले से ड्रामा करते चले आ रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं, ये आज नहीं बोल रहे हैं आप, आज बोलते तो इसे और संजीदगी से लिया जाता। कांग्रेस का जो है वो टारगेट को नहीं होने देने जाते थे, कांग्रेस ये नहीं करना दे। अरे छोड़ो, आप बताइए। अच्छा मुझे आप उत्तर दे दीजिए एक बात का। अरे किशोरदा उत्तर दे दीजिए ना। अरे किशोरदा सुनिए ना, है आपके पास उत्तर देने के लिए? लोग मर गए, उनकी जिंदगी वापस मैं ये पूछ रहा हूं साहब। अरे मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए, प्रश्न तो सुनिए, फिर भागेंगे ना, तभी बता रहा हूं, सुनिए तुझसे। अरे सुनिए ना भाई, आप तो ऐसा मेरे बहनों की जिंदगी वापस कर दो मुझे, चलेगा। हमारे भतीजे ऋषभ की जिंदगी, मेरी बहन की जिंदगी चली गई तो आप वापस देंगे क्या? पंजाब में मेरे दोस्त चले गए तो आप जिंदगी वापस देंगे क्या? राजस्थान में मेरा भाई मर गया, एक मेरी मौसी का बेटा, तो आप वापस देंगे क्या? महाराष्ट्र में मेरी मौसी की डेथ हो गई, आप वापस देंगे क्या? ये थोड़ी चलेगा। जहां आपकी सरकार है वहां प्रश्न ही उठाएंगे, और हमारी सरकार होगी तो प्रश्न उठा देंगे। ये दोहरी राजनीति, दोहरा मापदंड नहीं, ठीक नहीं है किशोरदा। ये ड्रामेबाजी कीजिए, लाशों पर राजनीति करना बंद कर दीजिए। और मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये कोरोना काल सबके लिए दुख लेके आया है, और इसमें जिसने भी गड़बड़ी की होगी उसे बख्शेंगे नहीं। लेकिन अगर आप इसका सारा ठीकरा लाशों पे राजनीति करके हमारे सर पे ठोकना चाहते हैं तो ये भी गलत है। अगर संत समाज के ऊपर इसे ठोकना चाहते हैं तो ये भी गलत है। अगर कुंभ को आप सुपर स्प्रेडर बना के दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो ये भी गलत है। हमने बिल्कुल ईमानदारी से कहा, तभी हमारी सरकारों ने तय किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा हम लिमिटेड कराएंगे, मौजूदा मुख्यमंत्री ने कहा आरटीपीसीआर टेस्ट, हाईकोर्ट ने कहा, हमने कहा सहमत, पूरी ईमानदारी से आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे। एक एक जिंदगी हमारे लिए कीमती है। अगर कोई प्राइवेट लैब कोई गड़बड़ी कर देता है और हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई मत करो, अधिकारियों की गलती नहीं है, इस्तीफा दे दे मंत्री, मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लोगों के घर क्या होगा इस तरह से सत्ता, अरे कमाल कर दिया जो है एक आदमी इस तरह से बोलेगा कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं के खिलाफ है,
कांग्रेस जो है वो अरे आप इस तरह की कोरोना बात लाने करेंगे। वाली है? किसने कहा था मोदी जी को वहां गुजरात में इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए? आप बताइए ना, जब कोरोना आया है, क्या अब जब कहेंगे तो बहुत सी बातें खुलेंगी साहब। महाराष्ट्र में जब कोरोना, यहाँ किसने कहा कि जो है जिस तरह से महाराष्ट्र बिहार में और जिस तरह से आपने जो है वहां पर चुनाव में तब तो कुंभ वेस्ट बंगाल में किया, जब कोरोना लोगों की जिंदगी का आपके मन में कोई फैल रहा जरा था, भी तब तो दया कुंभ नहीं नहीं हुआ, लोगों तो के उससे प्रति। पहले ही फैल गया था, तब कौन जिम्मेदार था? मुझे दया का भाव मत बताइए ना, दया का भाव पूरा है। चलिए, क्योंकि ये दोहरी शाबाश भाई, समय कम है। किशोर भाई समय की बाध्यता है। किशोर भाई, शादाब भाई, ये बताइए कि जांच जो होनी चाहिए उसके लिए बताइए, क्योंकि जांच तो होनी चाहिए। बाबा हट्टी योगी जी ने भी बोला, भगीरथ शर्मा जी भी कह रहे हैं, जो जांच है उस पर बात हो जाए। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बाबा हटयोगी जी की बात से, मैं आदरणीय शर्मा जी की बात से, भगीरथ शर्मा जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। जिस जांच के लिए बड़ी से बड़ी हिंदुस्तान में जो जांच होगी, हम वो जांच कराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा मन साफ है, हमारी नीयत साफ है। और मैं एक बात और बता दूं, मैं इस बात को जो बार बार किशोरदा से पहले भी कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे थे कि कुंभ सुपर स्प्रेडर बना। अरे भाई आप बताइए ना, महाराष्ट्र के अंदर किसने तब तो कुंभ नहीं आया था जब महाराष्ट्र में कोरोना फैल गया। जब दिल्ली में कोरोना फैला तब तो कुंभ नहीं आया था। जब पंजाब में कोरोना फैला तब तो कुंभ नहीं आया था। ये तो फरवरी मार्च में फैल गया था कोरोना। अपने हमारे यहाँ अप्रैल में कुंभ स्टार्ट हो रहा है, आप कोरोना स्प्रेडर बता रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, सुनिए, बता रहा हूं ना, ये हुआ यूं। अरे सुनिए ना सर, ये क्यों हुआ? जब मोदी जी बता रहे हैं ना, सुनिए ना, जब मोदी जी कह रहे थे ना कि नियंत्रण रखो, थाल बजा लो, तो आप मजाक उड़ा रहे थे। जब हमारी जहां भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार है, वो पूरी ईमानदारी से गाइडलाइन को फॉलो कर रहे थे और आप खिल्ली उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। उन लोगों की जान जो गई, जो सुपर स्प्रेडर बने ये तमाम प्रदेश, इसके जिम्मेदार आप लोग हैं, क्योंकि आपने उस वक्त एमसीआर की लाइंस को, जो केंद्र की गाइडलाइंस थी, उनको सबको मजाक में लिया। उसके जिम्मेदार आप लोगों पर केस चलना चाहिए। आप लोगों के मजाक की बदौलत, आप लोगों के हल्केपन की बदौलत वो मामला फैला। जब हम रोकने का काम कर रहे थे तब आप हंस रहे थे। थाली बजवाएंगे, दीपक जलवाएंगे, मोबाइल की टॉर्च दिखवाएंगे, इसलिए ये स्टेट सुपर स्प्रेडर बने। इसे कहते हैं सुपर स्प्रेडर। संत समाज को ब्लेम मत कीजिए, अपनी गलतियों का एहसास कीजिए। तो छोड़ो ना, अपनी सत्ता यहाँ की और दिल्ली की छोड़ो, हम संभाल लेंगे। शादाब भाई, मैंने कहा ना, बिल्ली को सिर्फ छींचड़े नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सत्ता छोड़िए, सत्ता लीजिए। अरे ठोकर मारते हैं हम ऐसी सत्ता को, हम ऐसी सत्ता को ठोकर मारते हैं। अगर हमारे समाज की, हमारे लोगों की जिंदगी हमारे मुख्यमंत्री को जाएगी तो हम ठोकर मार देंगे। हम लोगों की लाशों पे कांग्रेस की तरह राजनीति नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे मैंने कहा ना, बिल्ली के सामने सिर्फ बिल्ली को छींचड़े नजर आ रहे हैं। कुछ हो हमें दे दो, छींचड़े खाने के लिए दे दो, हमें दे दो। यही चाहिए आपको, सत्ता चाहिए। लाशों पे अभी तक इमोशनल हो रहे थे आप, हाय मेरा भतीजा चला गया, ये चला गया। अभी कह रहे वो दे दो, इस्तीफा दे दो। ये है चरित्र आप लोगों का, ये कैरेक्टर है कांग्रेस के नेताओं। किसकी जिम्मेदारी थी? ये राजनीति सिर्फ सत्ता तक सीमित हो गई। सरकारों को परिभाषित सिर्फ सत्ता तक जिम्मेदार, सत्ता चाहिए क्या? अरे अगर सत्ता चाहिए, थूकते हैं ऐसी सत्ता के ऊपर। अगर लोगों की जिंदगी से बढ़ के सत्ता है तो एक बूंद। चलिए, मैं शादाब भाई 2 मिनट देंगे, किशोर भाई क्योंकि समय कम है। मेरे साथ भगीरथ शर्मा जी भी हैं। भगीरथ शर्मा जी, सभी लोगों को आपने सुना, यहाँ शादाब शम्स जी कह रहे हैं प्रवक्ता के तौर पर कि जांच में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं रहेगी, जांच होगी और जांच सभी के लिए होगी। लेकिन बात यह है कि एक बात यहां फिर भी रहती है कि जो समय है, इतना एक समय मिला, कुंभ के ऊपर तो सवाल खड़े हुए ही ना, और वो सवाल कैसे वापस आएंगे उसके लिए भी एक बड़ा सवाल यहां रहता है कि इतने बड़े बड़े लेख छपे थे संतों के लिए कि संत समाज नहीं माना, कुंभ हो गया, कुंभ पहले हो गया, कुंभ बाद में होना था। बहुत सारे सवाल इस कुंभ को लेकर रहे, और आज उस कुंभ के अंदर जो स्थितियां आई, उसका जो दोष है वो उन कंपनियों पे, उन अधिकारियों पे, उन नेताओं पे जो इसमें रहे हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है कि वर्तमान में जो जांच होनी चाहिए, उसके लिए आपने भी बोला कि उन्हीं लोगों से कराई जा रही है जो वहां हैं, उसके लिए आप क्या चाहते हैं, क्या कहेंगे, कैसे आप देखते हैं इसे? क्योंकि आज ये तो सिद्ध हो गया कि जो कुंभ है वो सुपर स्प्रेडर नहीं था, ये बात तय है। कुंभ के द्वारा कहीं भी
किसी प्रकार का कोरोना नहीं फैला। इस बात को मान लेना चाहिए सबने अब तो, क्योंकि लापरवाही जो हुई है वो उन कंपनियों के द्वारा हुई है जो वहां आई है। और यह भी बात सही है कि जो छानबीन करने का जो कार्य है वो किसका है? भगीरथ जी। हेलो जी, भगीरथ शर्मा जी बोलिए। भगीरथ जी बोलिए। जी, मुझे बाबा हटयोगी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हम प्रशासन को, शासन को, सबको दोषी दे रहे हैं, क्योंकि मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का प्रवक्ता भी रहा हूँ और वर्तमान में भी दिगंबर अखाड़ा का सचिव प्रतिनिधि हूँ। और मैं इसमें अगर ये देखिए, मैं साधु होते हुए भी अगर इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका इस मामले में रही है तो वो अखाड़ा परिषद की रही है। अखाड़ा परिषद अपने लालच और लोभ के कारण 1-1 करोड़ रुपए के कारण 2022 तक बृहस्पति कुंभ राशि में है। 13 अप्रैल 2022 तक मैंने पहले भी कहा था, तमाम मीडिया से कहा था कि आप लोग इस तरह की जल्दी मत करिए, आप लोग यानी कि इस तरह का कार्य मत करिए, आप अपने लालच में आम जनता को मत मरवाइए। इसमें अगर जैसा हम कंपनियों को भी देते हैं, सरकार को भी देते हैं, अधिकारियों को भी दोष देते हैं, लेकिन हम संत जो अखाड़ा परिषद है, हम सब संतों की बात नहीं कर रहे, ये अखाड़ा परिषद ने अपने लालच और लोभ के कारण हम लोगों को इस तरह के विवाद में झोंका है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी भी है, उसकी भी बनती है। और ये शासन है ना, शासन जिस तरह से अखाड़ा परिषद के दबाव में आकर कार्य करता है, गोस्वामी जी, संजय जी, इनको इस तरह दबाव नहीं झेलना चाहिए। नैतिक अनैतिक पूरे काम ये अखाड़ा परिषद उस समय बाबा जी, अखाड़ा परिषद के अपने कार्य अपनी जगह है। हम तो ये कहेंगे, अखाड़ा परिषद कोई कह रहा था कि फर्जी जांच कराइए, अखाड़ा परिषद कोई कह रहा था कि इस कंपनी को जांच में आप ये रिपोर्ट जांच करने का अधिकारी से दे दीजिए। अखाड़ा परिषद के दबाव में, सुन लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। जब हमने सबका, मेरे यहाँ 1000 आदमी आने वाले थे, मैंने सबको मना कर दिया। एक बस धार से चली आई, मैंने कहा तू आया कैसे भाई? तो उन्होंने कहा कि जी क्या करे, वहां कह दिया कि बस से यात्री उतार दो, बस पैदल आ गए, बस खाली आ गई और फिर आ गए। और उसके कारण सुन लीजिए, मेरे यहाँ 5 पॉजिटिव आए, आश्रम में 5-10 लोग रहे, बाकी 25-30 आदमी को सर्दी जुकाम, वो तो मैंने होम आइसोलेशन करके, योगी होने के कारण काढ़ा देके वो करके ये सब किया, वो मैं मानता हूँ। लेकिन इसमें दोषी हम हैं। अगर हम हैं तो हम बिल्कुल पाक साफ बच जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल है। ये सवाल तो है बाबा जी, ये तो है ही है, बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें एक बात सबसे अहम यही है कि जो बात शादाब शम्स ने बोली कि जांच जो होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए, उसे लेकर एक जो है, उससे लेकर बहुत सारे सवाल जरूर हो सकते हैं। उसके बारे में सोचने का कार्य सरकार का है कि वो जांच किस तरीके से कराए जिससे कि वो जो दोषी लोग हैं वो सामने आ जाएं। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोरोना के समय जब कई तरह की सावधानियां बढ़ती जा रही थी, एक प्राइवेट लैब के जरिए श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में गड़बड़ियां किए जाने का मामला सामने आ रहा है। इस घटना से हम देखें तो एक बहुत ही गलत मैसेज गया है। इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। ये संगीन मामला है, इसकी पूरी छानबीन की जानी चाहिए। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।